हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टम्प माइक टॉक्स। मैं हूं शुभम और मेरे साथ है गौरव। और यहां हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड कप के पहले मैच इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का यह पहला मैच था वर्ल्ड कप का। अहमदाबाद में ये मैच खेला गया था। अ, इंग्लैंड ने पहले पहले बैटिंग करके 282 रन बनाए हैं और न्यूजीलैंड ने 36.2 ओवर्स में ही ये पूरा चेस कर लिया। और सबसे मजे गजब की बात ये रही, उन्होंने एक विकेट पे ही ये पूरा स्कोर चेस कर लिया है। तो एक बहुत ही डोमिनेंट परफॉर्मेंस रही है न्यूजीलैंड की। अगर हम पूरा स्कोर कार्ड आज देखें तो जो रूट इंग्लैंड की तरफ से हाईएस्ट स्कोरर रहे थे, 77 रन उन्होंने बनाए थे 86 बॉल्स में। एंड मैट हेनरी न्यूजीलैंड की तरफ से बेस्ट बॉलर रहे, कह सकते हैं हम, रहे थे। के बाद से ऐसा लगा जैसे रचिन रविंद्रा और देवन कॉनर ने जिस तरह की बैटिंग करी, न्यूजीलैंड गेम में एकदम पूरा अपनी पकड़ बनाए के रखी हुई थी। तो गौरव, आपसे ये बात करते हैं। बताइए कि आपको ऐसा लगा कि न्यूजीलैंड ने जो 2019 में फिनिश किया था उसका पूरा बदला लिया है इंग्लैंड से एक तरीके से मैच में? ऐसे तो नहीं कह सकते। परफॉर्मेंस तो उसी टाइप की थी कि बदला ही लिया होगा, बट न्यूजीलैंड का एक्चुअल में माइंड सेट वैसा नहीं है कि वो बदला लेने के हिसाब से खेलती है। बट डोमिनेंट परफॉर्मेंस था। बट ये भी हमको तब लगा जब आधी इनिंग खत्म हो गई, जब वो जीत गए। स्टार्टिंग में तो ऐसा कहेंगे कि इंग्लैंड ने भी इतना खराब नहीं खेला। और बट बैटिंग में जिस तरह से चेस किया न्यूजीलैंड ने, वो इतना डोमिनेंट था कि ये पूरा वन साइडेड मैच ही बन के रह गया। बॉलिंग में अगर फर्स्ट इनिंग की बात करें तो उसमें इंग्लैंड ने स्टेटमेंट तो दी थी कि हम लोग सेकंड बॉल पे ही बेस्ड ने जो छक्का लगाया था ट्रेंट बोल्ट को, और पहले ओवर में 10 से ज्यादा रन आ गए थे। तो ऐसा लगा था कि मतलब वो आज भी आराम से बहुत ज्यादा रन बनाने के लिए के हिसाब से खेलने आए हैं। और अहमदाबाद में जिस हिसाब से हमने आईपीएल में देखा है, रन काफी बनते हैं। तो उन्होंने का पूरे मैच में उन्होंने हमेशा स्कोर बोर्ड आके बढ़ाने की कोशिश की, बट न्यूजीलैंड की तारीफ करनी होगी। उनके बॉलर तो अब हमेशा विकेट ले रहे थे और हमेशा प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे थे। उनका जिस हिसाब से मिचेल सेंटनर ने प्रेशर बनाया, 10 ओवर से 37 रन दिए और 2 विकेट लिए। साथ में मैट हेनरी रेगुलर जब भी बॉलिंग करने आया और वो हर बार विकेट लेके गया। बीच स्टार्टिंग में 2 विकेट लिए, उसके बाद बीच में स्पेल में 30 ओवर के बाद करीब वो आया था, और फिर वो रूट वाली पार्टनरशिप जो चल रही थी रूट और बटलर की, वो आते ही तोड़ी, जो कि टर्निंग पॉइंट था। अगर वो पार्टनरशिप कंटिन्यू हो जाती तो वो आराम से 320 330 पार कर रहे थे। बट ये हालांकि उसका उसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज क्योंकि जिस हिसाब से न्यूजीलैंड ने वो चेस किया, वो स्कोर भी बहुत छोटा पड़ जाता। और फिर बट हमने एक चीज देखी कि इंग्लैंड की 11वें नंबर तक बल्लेबाजी थी, तब जाकर उन्होंने 280 बनाया। अगर यहाँ पे कोई और टीम होती तो वो 200 भी नहीं बना पाती, जिस हिसाब से न्यूजीलैंड ने बॉलिंग करी। एक तो चीज जो ये जो जो मुझे ऐसा लगा कि एकदम ही स्टेटमेंट दिया था इंग्लैंड ने, जो कल बटलर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि वो एज अ डिफेंडिंग चैंपियन नहीं आते, वो उस टर्म को लेते नहीं। उनके अकॉर्डिंगली डिफेंडिंग वर्ड ही अच्छा नहीं है, मतलब दे वांट टू प्ले एन अटैकिंग क्रिकेट। तो उन्होंने इसी चीज का स्टेटमेंट दिया था आते ही मैच के सेकंड बॉल पे जो सिक्स मारा था बेयरस्टॉ ने। दैट वाज लाइक बिल्कुल एग्जैक्टली वही वही चीज का पूरा प्रॉपर स्टेटमेंट था। जो मुझे एक चीज लगी कि जो बोल्ट ने एग्जैक्टली स्टार्ट में बॉलिंग करी थी, जो पहले 5 ओवर उन्होंने डाले वो काफी एक्सपेंसिव रहे थे, तो काफी प्रेशर में लग रहे थे बोल्ट स्टार्टिंग में। पर जो टॉम लिथन ने जो कैप्टनसी करी है, जो बॉलर्स को इस तरीके से वो बोल्ट को वापस लेके आए थे अटैक में, और वहां पे फिर उसके बाद मैट हेनरी को अटैक में लेके आए थे, जब आप जैसा आपने की बोला कि बटलर और रूट का एक अच्छी साझेदारी चल रही थी, तो काफी मतलब एक अच्छी अटैकिंग कैप्टनसी करी है लिथन ने। तो मुझे ऐसा देखिए, मैं लगता है कहना कि चाह रहा हूँ, फर्स्ट इनिंग में इंग्लैंड ने कोई गलती नहीं करी। वो तो एक्सीलेंस थी न्यूजीलैंड की स्ट्रेटेजी की और बॉलिंग की, जो वो 280 पे ही रह गए। नहीं तो इंग्लैंड ने कोई गलती नहीं करी। सेकंड इनिंग में कह सकते हैं कि इंग्लैंड ने बॉलिंग में और फील्डिंग में काफी चांसेस मिस करे थे, और जिसके वजह से उनके विकेट नहीं गिरे। बट एक बार अगर वो पार्टनरशिप बनने लगी तो फिर कॉन्फिडेंस भी लूज होता है। और बटलर ने भी कोई खास कीपिंग आज करी नहीं है। और रचिन रविंद्रा एक नया, इतना कम उम्र का प्लेयर है जिसने अभी ही खेलना स्टार्ट किया, 13 या 14वां मैच वो खेल रहा था, और उसने इतना रिस्की शॉट नहीं खेले, फिर भी 125 के स्ट्राइक रेट से शुरू से खेला। ऐसा नहीं कि उसने बीच में कभी गति बढ़ाई हो फिर कम करी हो, वो शुरू से उसी स्ट्राइक रेट से खेला। 36 बॉल में उसने 50 किया, 82 बॉल में 82 बॉल में उसने 100 किया, और वो उसी रेट से खेलता रहा।
और साथ में एक स्टेब्लिश्ड और बहुत टैलेंटेड बैट्समैन था उसको सपोर्ट करने के लिए, डीवॉन कॉनवे। उसको पूरा पूरा एक्सपीरियंस है, जो चेन्नई की तरफ से खेलता है और वहां पे भी उसने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी थी। तो दोनों ने मिलकर ये मैच पार लगा दिया। और वो तो जिस हिसाब से वो लोग पूरी बैटिंग, पूरी इनिंग की उन्होंने बैटिंग की, फिर लास्ट में उन्होंने उसको और तेज किया, उन्होंने उसका और फायदा उठाया कि उनके विकेट नहीं गिरे हैं, तो उन्होंने सोचा कि अपना रन रेट जो कि आगे जाके काम आता है या टूर्नामेंट एंडिंग स्टेज पे होता है, तो उन्होंने उसको भी इतना अच्छे से मैनेज किया कि आप भी वो बहुत ऊपर चले गए और न्यूजीलैंड इंग्लैंड बहुत पीछे चली गई। एक चीज जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी न्यूज इंग्लैंड के बारे में, कि जो उन्होंने आज अपना गेम स्टार्ट किया था तो उन्होंने टॉपली को टीम में सिलेक्ट नहीं किया था। तो मुझे ऐसा लगा कि ये उनका एक अटैकिंग सिलेक्शन था, कि दे मतलब उन्हें ऐसा लगता था कि बैट्समैन ज्यादा रखें टीम में, क्योंकि स्टोक्स आज नहीं खेल रहे थे, तो उन्होंने एज अ बैट्समैन एक एक्स्ट्रा बैट्समैन की तरह करन को रखा। तो क्या आपको लगता है कि टॉपली अगर रहते तो शायद उनके पास विकेट टेकिंग बॉलर ज्यादा होते? हाँ, टोपली तो अच्छा सीधा सीधा अच्छा, बहुत अच्छा बॉलर है, वो विकेट टेकिंग बॉलर है, और जिस हिसाब से उसने रेगुलरली विकेट लेता है टॉप ऑफ द ऑर्डर बीच में जब भी आकर, टोपली तो एक प्रॉपर बॉलर है, उसको खिलाना बहुत जरूरी था और बेटर ही खेलता। ये कमी कह सकते हैं कि इंग्लैंड का जो माइंडसेट है कि सिर्फ बैटिंग बैटिंग में ध्यान देना, बॉलिंग तो हो ही जाएगी, वो थोड़ी उनकी सिलेक्शन में कमी रह सकती है। बट अगर हम देखें तो मार्क वुड, क्रिस वोक्स और सैम करन भी अच्छे ही बॉलर हैं, उनमें ऐसी कोई कमी नहीं है। बट उन्होंने ध्यान दिया है, बॉडी इस टाइप से बनाया कि उनके बॉलर को बैटिंग करनी आनी ही चाहिए, क्योंकि सैम करन ने आईपीएल में काफी अच्छी बॉलिंग की है, तो और मार्क वुड ने भी आईपीएल में बहुत अच्छी बॉलिंग करी है, तो उनको इंडिया में खेलने का काफी एक्सपीरियंस है। क्रिस वोक्स के बारे में हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन आदिल रशीद और मोइन अली जिनकी काफी पिटाई हुई है, वो भी, उनको भी इंडियन कंडीशंस में बॉलिंग करने का काफी एक्सपीरियंस है। इंग्लैंड की तरफ से देखा जाए तो आज जो रूट उनके हाई स्कोरर थे, एंड उन्होंने 86 बॉल में 77 रन्स बनाए हैं, जो कि अब टिपिकल कह अब सकते हैं ये जो रूट हाई टाइप की स्कोर, इनिंग्स थी। पर देखा जाए तो एक चीज जो मुझे ऐसा लगा जो रूट का आज देखकर बैटिंग लगकर, कि वो उस तरीके के टच में नहीं लगे थे। जितने भी उन्होंने बाउंड्री स्कोर किए वो विकेट के पीछे स्कोर किए हैं, तो या तो वो स्कूप शॉट मार रहे थे या इनोवेटिव शॉट्स खेल रहे थे, रिस्की शॉट्स जो जो कि उनके आई थिंक गेम के अकॉर्डिंग मुझे लगा नहीं कि है। जिस शॉट पे वो आउट हुए वो भी रिवर्स स्वीप कर रहे थे, फुल बॉल पे फिलिप्स ने बॉल डाली और वो सीधे बोल्ड हो गए। तो क्या ऐसा लगता है कि जो रूट उस प्रैक्टिस में नहीं है ओडीआई की, जो उन्हें जो वो शायद पहले हुआ करते थे? ये तो कह सकते हैं कि इंग्लैंड की तैयारी में कमी है, क्योंकि अगर देखेंगे तो इंग्लैंड के सभी प्लेयर्स ने लगभग स्वीप शॉट मारने की, रिवर्स स्वीप शॉट मारने की कोशिश करी, इसी की वजह से ग्लेन फिलिप जैसे बॉलर को इतने विकेट मिल गए। और अगर देखें तो ग्लेन फिलिप्स ने 2 बाउल्ड आउट किए और वो तो प्रॉपर बॉलर भी नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड ने, जिस तरह से इंडिया में जनरली लोग बाहर ये जो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के प्लेयर्स को जैसे बताया जाता है कि इंग्लैंड इंडिया में अगर अच्छा परफॉर्म करना तो स्वीप करो, तो उन्होंने वही स्ट्रेटेजी अपनाने की कोशिश की, तो उन्होंने सारे शॉट्स उसी हिसाब से खेले। तो यहाँ कह सकते हैं कि आईपीएल का जो एक्सपीरियंस नहीं है इंग्लैंड के प्लेयर्स के पास, वो थोड़ा सा दिखा, क्योंकि रूट को आईपीएल में इतना कुछ खेलने को मिला नहीं है, और उनके बाकी जो टॉप ऑफ द बैटर्स हैं टॉप ऑर्डर में, उनको भी एक्सपीरियंस नहीं है, और अगेंस्ट जो डीवन कॉनवे को काफी एक्सपीरियंस है, तो उनकी तैयारी ज्यादा थी कैसे बैटिंग कर। रविंद्र अपना पहला वर्ल्ड कप खेल रहे थे, पहला ही मैच खेल रहे थे, और लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने सचिन अटैक किया रविंद्र को है, बताने के लिए डीवन कॉनवे था ना साथ में, कैसे खेलना है। कह सकते हैं कि सपोर्ट बैट्समैन का बहुत फर्क पड़ जाता है। पर हाँ, जो जो तैयारी की इनिंग्स बात आती है जो ना, जो तैयारी जो की बात आती है। करेक्ट, जो इनिंग्स सचिन रविंद्र ने खेली है, लाइक उन्होंने 96 बॉल्स में 123 नॉट आउट बनाए हैं। वो मतलब एक बहुत ही इम्पैक्टफुल इनिंग्स थी। स्टार्टिंग में उन्होंने पहले 2 ओवर सैम करन के मेडन खेल लिए थे, वहां पे थोड़ा लगा कि थोड़ा प्रेशर बन रहा है, वो उतने टच में नहीं लग रहे हैं। बट जो फिर उसके बाद उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेली, स्पेशली वुड को, जो पहले ही ओवर में उन्होंने वुड के लाइक 17 रन मारे थे, तो वो तो मतलब एकदम अटैक ऐसे अपोजिशन वो पे कोई लेके गए थे। खास, ऐसे सचिन रविंद्र कोई खास बैटर है नहीं, वो उसकी यही बहुत बढ़िया इनिंग थी। वो पूरे वर्ल्ड कप में ऐसा नहीं कि 50 और 100 बनाता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो उनकी तैयारी ऐसी थी कि हाँ अब मार सकते हैं और घुमाओ, उसका तैयारी उसका यही है कि आके घुमाओ। उसका उसने पाकिस्तान के वाले मैच में भी यही किया था, आओ और घुमाओ, और उसने उसमें भी काफी रन बनाए थे। तो अगर वो आउट भी हो जाता है तो उससे न्यूजीलैंड को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको मतलब है कि जल्दी से 40-50 रन बनाते हैं बहुत कम बॉल्स में, और ताकि प्रेशर बने अपोजिशन टीम पे। अब इतना उसने घुमाया कि तो वो आउट ही नहीं हुआ, वो अलग बात है। रचिन रविंद्रा कोई बहुत अच्छा बैटर थोड़ी है।
कि न्यूजीलैंड जब इस वर्ल्ड कप में आई थी तो मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि वो इतनी ज्यादा तैयारी से नहीं आए हैं, उनके प्लेयर्स फिट नहीं है। देखा जाए कितने सारे प्लेयर्स उनके ऐसे हैं जो ऐसा लग रहा है कि हॉस्पिटल से उठकर ही आए हैं। लाइक सऊदी को ले लो आप, आप इधर से फर्गुसन को ले लो, वो भी अभी इंजर्ड है। फिर से उनके विलियमसन जो प्रैक्टिस गेम्स में 2 मैच में बैटिंग करें, ऐसा लगा कि वो उतने फिट नहीं लगे नजर आ रहे थे, तो वो आज का ज्यादा मैच खेले नहीं है। इनसे फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि इतना तैयारी की जरूरत, उन्होंने पूरी तरह से प्रिपेयर्ड थे। अगर हम देखें जो लोग उनके अनफिट है, अगर हम विलियमसन को हटा दें, उसके अलावा बाकी जो बॉलर्स अनफिट है उसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। लोकी फर्ग्यूसन हो गया, टिम साउथी हो गए, वो लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में अटैकिंग बैट्समैन अटैकिंग मोड में आता है तो इनकी पिटाई ही होती है। साउथी को मारना बहुत आसान है, वो 13-13, 14-14 की इकोनॉमी से पिटाई खाता है। और लोकी फर्ग्यूसन को हमने कोलकाता नाइट राइडर्स में देखा, उसमें स्पीड है, उसको छक्के छक्के ही पड़ते हैं। तो अगर उनका खेलना ना खेलने से ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। साउथी का इतना फायदा कह सकते हैं कि वो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है, तो थोड़ा सा फायदा मिलेगा। नहीं तो मैट हेनरी, मतलब मैं साउथी और फर्ग्यूसन से ऊपर ही रेट करूंगा मैट हेनरी को। अगर आप देखो तो इंडिया के अगेंस्ट जो सेमीफाइनल उन्होंने खेला था उसमें मैट हेनरी चीफ डिस्ट्रॉयर था, उसके बाद बोल्ट ने विकेट लिए थे। अ, एक और चीज जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे वो है डेवन कॉनवे की इनिंग्स। तो ऑब्वियसली सचिन रविंद्र का पहला मैच था, वो अच्छी इनिंग्स खेले हैं, बट जिस हिसाब से डेवन कॉनवे ने शुरुआत की है इस वर्ल्ड कप में, एक स्टेटमेंट दे के गए हैं वो कि लाइक बाकी प्लेयर्स होंगे जो वर्ल्ड कप में कंटेंडर्स होंगे हाईएस्ट रन स्कोरर्स के, बट ही इज ऑल्सो वन ऑफ देम। मतलब मुझे ऐसा लगता है आज की इनिंग्स देख के कि लाइक सचिन का रिकॉर्ड जो है, लाइक लोग कहते हैं शुभमन गिल है वो पहुंच सकते हैं वहां पे, विराट कोहली पहुंच सकते हैं, और मुझे लग रहा है डेवन कॉनवे भी एक ऐसे प्लेयर हैं जो इंडिया में 10 मैचों में उतने रन बना सकते हैं। बिल्कुल सही बात। जिस हिसाब से हमने आईपीएल में देखा, वो बंदा हर फॉर्मेट का प्लेयर है और कंसिस्टेंसी उसकी हमेशा उसकी इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है। उसने इतनी कम से कम 8-10 50 तो उसने 8-9 50 तो उसने आईपीएल में ही बना दी थी, अभी सिंगल आईपीएल में जो अभी हमारा इस साल हुआ है। और ये तो T20 की बात हुई। अभी उसने टेस्ट में भी 204 रन बनाए थे एक न्यूजीलैंड के लिए। और ओडीआई में भी उतना ही कंसिस्टेंट है। वो ऑल फॉर्मेट प्लेयर है और वो सेम रेट से और सेम कंसिस्टेंसी से रन बनाता है। और अगर वो टॉपर नहीं रहता है तो एटलीस्ट टॉप 4 में, टॉप 5 में तो डेफिनेटली रहेगा। आपको क्या लगता है कि न्यूजीलैंड ने जिस तरह से स्टार्ट करी है वो आगे भी इस तरीके से परफॉर्म करते रहेंगे? क्या वो चेंजेस आपको लगता है कि टीम में उनके बदलाव करेंगे या फिर नहीं, नहीं या नहीं, फिर? उनका वो न्यूजीलैंड जो है कंडीशन के हिसाब से मैच खेलती है, कि कौन सी टीम सामने है, क्या सिचुएशन है, पहले बैटिंग मिली है, बॉलिंग मिली है। यही फर्क है कि वो लोग हर टूर्नामेंट में एटलीस्ट सेमीफाइनल में, फाइनल में पहुंचते ही पहुंचते हैं। पिछले 2 वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंचे थे, चाहे कहीं भी करवा लो। और ये इंग्लैंड है, सिंगल ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलती, कहीं भी जाओ घुमाओ, तो फिर उसका फायदा उनको आज नुकसान भुगतना पड़ा। कहीं भी जाओ घुमाओ, अरे देखो तो सही कि क्या जरूरत है, किस तरह का बॉलर है, किस तरह की कंडीशन है, कैसा ग्राउंड है। तो न्यूजीलैंड तो देखेगी कहाँ मैच हो रहा है, कहाँ पे 350 बनाने हैं, कहाँ पे 240 भी काफी रहेंगे। तो वो एक ऐसा मैच वो इस तरह से नहीं खेलेगी कि हर बार 280-35 ओवर में चेज करे, वो ऐसा नहीं खेलेगी। वो सिचुएशन के हिसाब से खेलेगी। एक फन फैक्ट है, पिछले 4 वर्ल्ड कप में जिस टीम ने भी पहली सेंचुरी मारी है वर्ल्ड कप में, वो वर्ल्ड कप जीती है। न्यूजीलैंड ने आज 2 सेंचुरी मारी है, तो देखते हैं इस वर्ल्ड कप में भी वही वही ट्रेंड कंटिन्यू रहता है या नहीं रहता है। ये सारी तो लॉजिक अब इंडिया में लगाते हैं रहते हैं कि तब ओरियो लॉन्च हुआ था वर्ल्ड कप जीत गए, दोबारा ओरियो लॉन्च होगा तो दोबारा वर्ल्ड कप जीत गए। ऐसा कुछ नहीं है। अब पहला मैच जिसने नहीं खेला वो क्या वो मैच वर्ल्ड कप नहीं जीतेगा? पाकिस्तान और नीदरलैंड का कल मैच है। पाकिस्तान का स्क्वाड देख लेते हैं पहले हम यहाँ पे। तो ओवरऑल बैलेंस की हम बात करें पाकिस्तान की, और लाइक मोहम्मद रिजवान ने अभी प्रैक्टिस गेम में काफी एक अच्छी सेंचुरी सेंचुरी मारी थी, उससे पहले इन्होंने एशिया कप में अच्छी इनिंग्स खेली, बट उसके अलावा पाकिस्तान ने एज अ टीम अभी तक ढंग का कोई क्रिकेट खेला नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान बैलेंस रखेंगे पाकिस्तान वाले कर? पाकिस्तान का टीम का बैलेंस हो या ना हो, उनका तो माइंड ही बैलेंस में नहीं है। पाकिस्तान के मैच की तो क्या ही बात करें। पाकिस्तान एक ऐसी टीम है जिसको, अगर आप देखो तो टीम का बैलेंस तो अलग बात है। अगर देखो तो इतनी न्यूजीलैंड की, जैसे हम बात कर रहे थे कि एक उनके पास अच्छे प्लेयर हो या ना हो, लेकिन वो टेक्टिकली मैच खेलते हैं और सिचुएशन के हिसाब से हमेशा चीजें कवर अप कर, वो जलील नहीं होते। पाकिस्तान की तो फितरत में उसको जलील होना है, या तो जीत जाना है या फिर उसको जलील होना है। तो अगर देखो तो ओवरऑल उनके कैप्टन को देखो या फिर उनका माइंड सेट को देखो। प्रैक्टिस मैच मिला है, वार्म अप मैच मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट देखोगे तो उन्होंने कैसी फील्डिंग करी।
चला कि पाकिस्तान की फील्डिंग पहले ही दुनिया जानती है कि किस तरह की है, अभी और उससे भी माशाअल्लाह हो गई है। और जब उनसे पूछा गया कि हैदराबाद की बिरयानी कैसी, तो उनका कैप्टन बोला कि बहुत अच्छी लगी हमको हैदराबाद की बिरयानी, और इसीलिए हम लोग फील्ड में स्लो थे। तो फिर तुम घर जाओ, तुम वर्ल्ड कप क्यों खेलने आए हो? और दूसरा देखो कि एक कंपेयर उससे बाबर आजम, इनका जो जिम बाबर जिसको भी कहते हैं, कि उससे पूछा गया कि तुम पहली बार इंडिया आए हो, तुम्हारी कोई थोड़ा नर्वसनेस है या नहीं, कैसे तुम्हारा वर्ल्ड कप जाएगा? तो उसने बोला कि नहीं, एशिया में ही हो रहा है जी, और सेमी कंडीशन होंगी, और फायदा है ऊपर से 50 मीटर, मतलब बहुत छोटी बाउंड्री है यहाँ पे। तुम्हारे हमने पीएसएल में देखी है 50-50, 55-55 मीटर की बाउंड्री पे मार के तुम, मतलब कि तुमने अपनी एवरेज बढ़ा ली है। विराट कोहली से तुम कंपेयर करते हो, तुमको पता ही नहीं है कि सिर्फ बैटिंग करने से मैच नहीं होता, तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना होता है। तुम जाके मोहम्मद नवाज से 50वां ओवर करवाते हो। तुमको लग रहा है कि जैसे जिम्बाब्वे से वर्ल्ड कप 2020 में आ रहे थे, तुम अब कल नीदरलैंड से भी हारोगे। अभी नीदरलैंड आई है तो तुम नीदरलैंड नीदरलैंड से भी हारोगे, क्योंकि नीदरलैंड तो जिम्बाब्वे को हरा के आई है ना, और तुम जिम्बाब्वे से हार के आए हो, तो तुम नीदर नीदरलैंड से भी हारोगे। नीदरलैंड की बात कर लेते हैं। तो इनका जो स्क्वाड है, इन्होंने जो क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट था उसमें काफी अपसेट्स किए थे। अगर देखा जाए तो फेवरेट्स में नहीं थे, कोई सोच नहीं रहा था कि नीदरलैंड्स क्वालिफाई करेगी, बट उन्होंने वेस्ट इंडीज को हराया, और वो काफी एक्साइटिंग मैच था, जिस मैच में लोगन वैन बीक ने एकदम ही लाइक एक ही ओवर में पूरा गेम बदल दिया था। जो उन्होंने सुपर ओवर खेला था वो, और उससे पहले जो उन्होंने बॉलिंग करी सुपर ओवर में, उससे पहले उन्होंने एक अच्छा फिनिश भी किया था, जिससे काफी हाई स्कोरिंग टारगेट नीदरलैंड ने उस टाइम पे चेज करके टाई किया था मैच। तो ये टीम ऐसी है जो लाइक अपसेट्स कर सकती है, इनमें कैपेबिलिटी है, मुझे ऐसा लगता है। तो काफी वो लाइक हमको लगता है, शुभम, हमको वो लगता है कि वो अपसेट करेगी। वो टीम भी उभर रही है, वो बस नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशन है, तो हमको लगता है कि अपसेट हो गया। बट ये लोगन वेन वीक जैसा प्लेयर है, ठीक है कि मतलब इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि तुम उतना टेक्निकली एडवांस नहीं होगी, बट जैसा माइंड सेट है, जैसा उनका कैरेक्टर है, कि जिस तरह से खेलना है, जिस हिसाब से उसने एक ही ओवर में मैच बदल दिया था, ऐसे प्लेयर पाकिस्तान में है। अगर उसने एक आध ओवर भी ऐसा वाला खेल दिया, पाकिस्तान प्रेशर में आ जाएगी। अब बाबर आजम को चाहे कीनिया दे दो खेलने के लिए, चाहे उसको ऑस्ट्रेलिया दे दो, चाहे खेलने के लिए, चाहे उसको हांगकांग दे दो, वो अपने 150 ही बनाएगा, और उसके लिए वो अपने 130 बॉल में 120 बनाएगा, 150 बॉल में 100 बनाएगा, वो उस हिसाब से खेलेगा। लेकिन आजकल जैसे क्रिकेट बदल रही है, आई थिंक नीदरलैंड ने कैचअप किया है। और यही रीजन है कि वेस्ट इंडीज जैसी टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई, और नीदरलैंड आज यहाँ खेल रही। तो मेरे नीदरलैंड्स को के तो लिए काफी काफी। उम्मीद है नीदरलैंड से, कि मतलब वो पाकिस्तान को हरा सकती है। और पाकिस्तान का जैसा हमेशा रहा है कि टूर्नामेंट के स्टार्टिंग में वो बेइज्जत ही होती है। तो ये मतलब हिस्ट्री भी अगर हम देखें तो हर एक कोई सा भी टूर्नामेंट उठा लो। अभी जो दो हमने पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में जो T20 वर्ल्ड कप खेला वो उठा लो, 2019 का वर्ल्ड कप जो हमने ओडीआई वाला खेला वो उठा लो। वो लास्ट में जब शर्म आती है, जब गालियां पड़ती हैं अपने क्रिकेट एक्सपर्ट्स से, अपने अपनी जनता से, अपने देश की जनता से, तब जाके वो थोड़ा मोमेंटम पकड़ते हैं। तो मेरे को तो उम्मीद है कि कल का मैच भी काफी अच्छा होने वाला है, और अच्छा तो होने ही वाला है। अगर नीदरलैंड हारती है तो उनको तो ज्यादा कोई एक्सपेक्टेशन है नहीं उनकी पब्लिक को, पर पाकिस्तान को जो हारती है तो वो तो फिर उनकी तो बहुत बेइज्जती होने वाली है। क्या लगता है, पाकिस्तान में टीवी टूटेंगे कल? टीवी तो नहीं तोड़ेंगे अब वो, बट गालियां देंगे अब। मतलब टीवी टूटने लायक हालत रह नहीं गई है, थोड़ा जैसे उनकी इकोनॉमी चल रही है, टीवी तोड़ेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। मुझे भी ऐसा लगता है कि नीदरलैंड काफी अच्छी फाइट देंगे उन्हें। तो जो हाँ, जो एक्चुअली उनको प्ले आउट करना है वो है शाहिन शाह अफरीदी के इनिशियल ओवर्स। अगर उन्होंने वो अच्छे से कर दिया तो वो काफी अच्छा गेम खेल सकते हैं। तो होपफुली इनकी काफी नंबर एक्साइटिंग वन गेम होगा। बॉलिंग इनकी नंबर वन बॉलिंग पे ही डिपेंड करेगा जो करेगा, है ना? हम्म। एक नंबर वन बॉलिंग में से एक नंबर वन बॉलर तो घर पे ही रह गया है, उसके बदले में हसन अली। हसन अली आए हैं, तो देखते हैं। हसन हसन अली क्या अली अब उन्होंने तो अपने आप को, हसन अली जन को लगता है कि वो बॉलर नहीं जनरेटर है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की बॉलिंग भी शाहीन शाह अफरीदी पे ज्यादा डिपेंड करती है। हारिस रऊफ तो एक वन चेंज बॉलर है, तो देख अब क्या रहेगा। और हारिस रऊफ के पास स्पीड है डेफिनेटली, तो विकेट तो वो लेगा, बट न्यूजीलैंड फाइट देगी। मेरा ये ठीक मानना है। है, न्यूजीलैंड फाइट फाइट देगी। इसी के साथ ठीक है, हम लोग हमारा डिस्कशन यहीं पे खत्म करते हैं अब। और कमेंट्स में आप बताइए आपको क्या लगा न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड के मैच के बारे में। क्या आपको लगता है कि न्यूजीलैंड आगे जाके ऐसे ही परफॉर्म करेगी? और क्या आपके ख्याल हैं पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के मैच के बारे में? क्या पाकिस्तान कल नीदरलैंड्स को अपसेट कर पाएगी या नहीं?
मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और थोड़ा अगर आपने आपने हमारा शुभम गलत प्रीवियस बोल दिया, अपसेट तो न्यूजीलैंड करेगी। वैसे वो उस हिसाब से भी सही, नीदरलैंड करेगी उस हिसाब से भी सही है, क्या पता पाकिस्तानी अपसेट करे। नीदरलैंड ही इंटेंशनल जितने हो था फेवरेट हो। वो इंटेंशनल था, ओके, मुझे लगता है पाकिस्तान ही अपसेट करेगी नीदरलैंड को अगर कहीं तो। तो सही बात है।